डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 17। ख्वाहिश जब अपने भाई सिद्धार्थ को देखती है तो तुरंत ही अपना सारा सामान वहां छोड़कर भागकर सिद्धार्थ के पास चली जाती है। उसकी आंखों में से आंसू इस वक्त रुक नहीं रहे थे, क्योंकि उसने पूरे 1 साल बाद अपने भाई को देखा था और वह भी इस हाल में। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। क्या वह इतने बुरे हैं? क्या भगवान हमेशा अच्छे करने वालों के साथ ऐसा करता है? वह मन ही मन ये सोचती हुई भागकर सिद्धार्थ के सामने जाकर खड़ी जाती है। वह तुरंत ही सिद्धार्थ को अपनी आंसू भीगी आंखों से देखने लगती है। ख्वाहिश देख पा रही थी कि सिद्धार्थ पहले से काफी पतला हो गया है। उसका चेहरा भी मुरझाया हुआ था। उसके चेहरे पर काफी चोटों के निशान थे, जिससे वह समझ जाती है कि उसके भाई के साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो उसे नहीं पता है। वह रोते हुए सिद्धार्थ की ओर पास चली जाती है और उसे कहती है, भैया ये सब क्या है? यह आप पर ऐसे झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? क्या आपके साथ यह सब उसने किया है? क्या आप मुझसे नाराज है भाई? आप चिंता मत करिए, मैं जल्द से जल्द आपको बेगुनाह साबित कर दूंगी, फिर हम साथ में यही रहेंगे। मुझे पता चल गया है कि वह मुझसे प्यार नहीं करता। उसने सिर्फ मुझसे प्यार करने का दिखावा किया था। वह सिर्फ हम दोनों से बदला लेना चाहता था। इतना कहकर वह फिर से रोने लगती है। ख्वाहिश रोने के कारण ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। उसे अब सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। सिद्धार्थ, जो कि अपनी बहन को देखने में खो गया था, वह तुरंत ही ख्वाहिश को अपनी प्यार भरी नज़रों से देखने लगता है, क्योंकि वह ख्वाहिश को पूरे 1 साल बाद देख रहा था। वही तो हर रोज ख्वाहिश को देखता था, क्योंकि कुणाल ने उसे परेशान करने के लिए जहां उसे कैद करके रखा था वहां पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगाकर रखी हुई थी, जिसमें विला की सारी फुटेज चलती रहती थी। क्योंकि कुणाल ने पूरे विला में कैमरे लगाए हुए थे और वह जब भी ख्वाहिश को तड़पाता वहां पर सिद्धार्थ का खून जल जाता, क्योंकि वह सब कुछ अपनी आंखों से देखता था, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। वह काफी मजबूर था। वह जब भी अपनी बहन के उदास चेहरे को देखा उसे अपने अंदर कुछ टूटा महसूस होता। पहले उसकी बहन, जो कि हमेशा हंसती खेलती रहती थी, अब उसके चेहरे पर उदासी दिखने लगी थी, जिससे वह मन ही मन अपने आप को कोसने लगता कि वह अपनी बहन के खातिर कुछ नहीं कर सकता था। वही सिद्धार्थ अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए ख्वाहिश से कहता है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मुझे उस कुत्ते ने यहाँ पर बंदी बनाकर रखा था। मैं तो इस वक्त खुद से नाराज हूँ, जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इस इल्जामों से निकल पाऊंगा कि नहीं। मुझे पता है उसने जानबूझकर यह किया है ताकि तुम्हें और मुझे परेशान कर सके, पर तुम अपना ख्याल रखना। अब मुझे तुम्हारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम उस हैवान के चंगुल से यहाँ आ गई हो और तुम्हें उसका असली चेहरा दिख गया है। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हें वह परेशान नहीं करेगा। मेरे जाने के बाद तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाना। लोग इस बदनामी को कुछ दिनों में भूल जाएंगे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी दुश्मनी मुझसे है ना, मैं सारी दुश्मनी ही खत्म कर दूंगा। वही ख्वाहिश जब ये सुनती है तो उसे कुछ अजीब लगता है। वह तुरंत ही सिद्धार्थ के गले लगने लगती है, पर जो पुलिस वाला सिद्धार्थ के बगल में खड़ा था वह तुरंत ही ख्वाहिश के नज़दीक जाकर उसे अजीब तरह से पकड़ लेता है और उसके बेहद नज़दीक जाकर उससे कहता है, जान, अगर तुम चाहो तो मैं इसे बचा सकता हूँ, पर इसके बदले में तुम्हें पता है ना मुझे क्या चाहिए। वही अभी भी सिद्धार्थ को 2 कांस्टेबलों ने पकड़ा हुआ था, पर फिर भी जब वह देखता है कि वह पुलिस वाला उसकी बहन के साथ बदतमीजी कर रहा है तो उसका खून खोल जाता है। वह तुरंत ही उन दोनों कांस्टेबल के पैर पर लात मारता है, जिससे वह दोनों ही अपने आप को संभाल नहीं पाते और सीधा सड़क पर गिर जाते हैं, क्योंकि वह इस वक्त सड़क पर खड़े थे। वही सिद्धार्थ बिना वक्त गवाए तुरंत ही उस पुलिस वाले के पास चला जाता है। वही वह पुलिस वाला जब देखता है कि सिद्धार्थ उसके पास आ रहा है तो वह डर जाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिद्धार्थ तुरंत ही उसकी कमर में टंगी हुई रिवॉल्वर को अपने हाथ में ले लेता है और सीधा उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर पॉइंट कर देता है। वही जब वह पुलिस वाला देखता है कि सिद्धार्थ ने उस पर गन पॉइंट की हुई है तो वह घबरा जाता है, क्योंकि उसे पहले से ही सिद्धार्थ से काफी डर लगता था। वही सिद्धार्थ अपने गुस्से भरी आवाज में उस पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गंदे हाथों से मेरी बहन को छूने की? इतना कहकर वह तुरंत ही उसके दोनों घुटनों पर गोली चला देता है, जिससे इंस्पेक्टर के घुटनों से बहुत खून निकलने लगता है। सिद्धार्थ ने इतनी परफेक्टली शूट किया था कि अब वह पुलिस वाला कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से उसे पुलिस डिपार्टमेंट से भी निकाल दिया जाएगा।
सिद्धांत को पता था अगर यह ऐसे ही रहा तो उसकी बहन को बहुत परेशान करेगा, इसलिए उसने पहले ही सब कुछ सोच लिया था। वही वह पुलिस वाला इस वक्त सड़क पर लहूलुहान पड़ा था, उसके दोनों घुटनों से बहुत ही खून बह रहा था। वहीं आसपास खड़े सभी कांस्टेबल जो कि पहले लोगों की भीड़ को रोकने में लगे हुए थे, जब वही नज़ारा देखते हैं तो तुरंत ही एकदम चौकन्ना हो जाते हैं और सिद्धार्थ के आसपास घेरा बना लेते हैं। वही सिद्धार्थ उन सबको देखता है और अपने चेहरे पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान लिए उन सब पुलिस कांस्टेबल को देखने लगता है और वह अपनी गन को नीचे सड़क पर पड़े हुए उसे पुलिस ऑफिसर की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, तुम सब भी एक बात जरूर याद रखना, कहीं ऐसा ना हो एक दिन तुम्हारा भी परिवार मेरे परिवार की तरह बिखर जाए। किसी अमीर इंसान के पैसों की वजह से तुम्हें भी कहीं ऐसा दिन ना देखना पड़े। वही सारे कांस्टेबल जब ये सुनते हैं तो अपनी नज़रें नीचे कर लेते हैं, क्योंकि उन सबको पता था कि सिद्धार्थ बेगुनाह है, उसे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। वही ख्वाहिश जब अपने भाई को देखती है तो उससे बहुत रोना आ जाता है। वही सिद्धार्थ ख्वाहिश की तरफ अपनी नज़रें घुमाकर ख्वाहिश से कहता है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने इस कमीने को तो सबक सिखा दिया है, वह अब अपने पैरों पर चल भी नहीं पाएगा। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो कुणाल किसे बदला लेगा, किसे तड़पाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। कुणाल मुझसे बदला लेना चाहता है, अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो वह तुम्हें टॉर्चर नहीं करेगा, इसलिए तुम प्लीज़ यहाँ से कहीं दूर चली जाना। और हाँ, तुम्हारे भाई ने आज तक कोई भी गलत काम नहीं किया है, इसलिए हमेशा अपना सर उठाकर जीना। इतना कहकर सिद्धार्थ तुरंत ही उसे गन को अपने कनपटी पर रखकर उसका ट्रिगर दबा देता है, जिससे पूरे माहौल में शांति छा जाती है। वही ख्वाहिश जब तक अपने भाई के पास जा पाती तब तक उसका भाई सड़क पर गिर चुका था, उसके सर से खून पानी की तरह बह रहा था। अभी भी सिद्धार्थ की आंखें हल्की हल्की खुली थी, वह अपनी धुंधली आंखों से अपने पास आ रही ख्वाहिश को देख रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वही जो कांस्टेबल आसपास खड़े थे जब वह ये नज़ारा देखते हैं तो अंदर तक कांप जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऊपर से ऑर्डर आया था कि वह सिद्धार्थ को सही सलामत जेल तक पहुंचा दे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं लोग उसे मार न दे। कुणाल चाहता था कि वह अभी मरे नहीं बल्कि और तड़पे, पर अब उसका ये सपना सपना ही रहने वाला था, क्योंकि सिद्धार्थ अब नहीं रहा था। वही सारे कांस्टेबल घबराते हुए एक दूसरे को देखने लगते हैं। वही यह नज़ारा काफ़ी भयानक था। वही जो लोग सिद्धार्थ के घर के आसपास उसे खरी खोटी सुना रहे थे, वह भी एक पल के लिए इस नज़ारे को देखकर डर जाते हैं। वही ख्वाहिश इस वक्त जमीन पर बैठी हुई थी, उसने अपने भाई का कर अपनी गोद में रखा हुआ था। वह बेतहाशा रोए जा रही थी, उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपने दोनों हाथों से अपने भाई को उठाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से उसके हाथों पर इस वक्त सिद्धार्थ का खून लगा हुआ था। उसके पूरे हाथ सिद्धार्थ के खून से सने हुए थे। वह बार बार अपने भाई को उठाने की कोशिश कर रही थी, पर उसका भाई उसकी एक बात नहीं मान रहा था। ख्वाहिश को ऐसा लग रहा था मानो उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। वह अचानक से जोर जोर से हंसने लगती है और अपने भाई के सर को सहलाते हुए सिद्धार्थ से कहती है, भाई आप मुझे डरा रहे हो ना, पर अब मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए प्लीज़ भाई भाई आप मुझे और मत डराए, क्योंकि आपको पता है ना, मेरा आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप अब नहीं उठे तो मैं रोने लगूंगी। इतना कहकर ख्वाहिश फिर से रोने लगती है। वही अचानक से एम्बुलेंस वहां पर आकर रुकती है, क्योंकि कांस्टेबल ने पहले से ही एम्बुलेंस को यहां बुला दिया था, क्योंकि इंस्पेक्टर को गोली लगी थी। इसलिए सारे कांस्टेबल उस इंस्पेक्टर को छोड़कर सिद्धार्थ को उसमें ले जाने लगते हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर से ज़्यादा सिद्धार्थ उनके लिए कहीं ज़्यादा कीमती था। अगर उसे कुछ हो गया तो कुणाल कपूर उन्हें छोड़ेगा नहीं। अब तक तो उसके पास ये न्यूज़ जा चुकी होगी कि सिद्धार्थ ने खुद को गोली मार ली है, और शायद वह बचेगा भी नहीं, क्योंकि सिद्धार्थ ने अपने सर पर गोली मारी थी, जिससे उसके बचने के चांसेस कम थे, और उससे भी ज़्यादा उसका कहीं सारा खून बह गया था, जिससे उसका मरना तय था। एपिसोड 18। इस वक्त सिद्धार्थ एम्बुलेंस में था, उसकी पल्स रेट काफ़ी को चल रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह खुद ही अपनी जिंदगी जीना नहीं चाहता। जिस इंसान की आंखों में पहले जिंदगी जीने की छह और जज्बा नजर आता था, वह खुद इतना मजबूर हो गया था कि ना चाहते हुए भी उसे अपनी जान लेनी पड़ी। सिद्धार्थ बचपन से ही सभी मुश्किलों का सामना अकेला करता आया था। उसने आज तक कभी हार नहीं मानी थी। जब वह छोटा था तब भी, उसके पास पैसे नहीं थे तब भी, जब उसके पास खाना नहीं होता था तब भी, वह कुछ भी करके अपनी बहन का पेट भरता था। भले ही वह भूखा सोए, पर कभी भी ख्वाहिश को भूखा नहीं छोड़ना था, और अगली सुबह अपने चेहरे पर मुस्कान लिए फिर से नई चुनौतियों का सामना करता था। उसने आज तक कभी भी हार मानना नहीं सीखा था, पर वह आज हार गया था। उसकी इस हार में भी उसकी बहन की जिंदगी छुपी हुई थी।
अगर उसे अपनी बहन के लिए 100 बार भी जीकर मरना पड़े तो वह तैयार था, क्योंकि वह अपनी बहन से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। वह सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि सच में अपनी जान वारता था। वहीं कुछ ही देर में एम्बुलेंस वहां से कहीं दूर निकल जाती है। ख्वाहिश इस वक्त सड़क पर बैठी हुई थी और वहां से जाती हुई एम्बुलेंस को देख रही थी। उसके हाथ पूरे खून से सने हुए थे। अब तक तो शाम के 7 बजे बज चुके थे, जिसकी वजह से अब हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था। वही सारे लोग जो कि सिद्धार्थ के घर के आसपास उसे खरी खोटी सुना रहे थे, वह लोग आपस में बातें करने लगते हैं। कुछ लोग सिद्धार्थ के लिए अच्छा बोल रहे थे तो कुछ लोग सिद्धार्थ को बुरा बोल रहे थे। वह आपस में बातें कर रहे थे कि अच्छा हुआ उसने खुद ही अपनी जान ले ली, वरना हमारे हाथों से मारा जाता। वहीं कुछ तो उसे हैवान और दरिंदा कह रहे थे। वहीं कुछ लोग तो ख्वाहिश को भी भला बुरा कह रहे थे। वो कह रहे थे कि पता नहीं उसके भाई की तरह ये भी कहाँ अपना मुंह काला करके आ रही है, पूरे 1 साल से तो कहीं गायब थी और अब यहाँ आकर मातम मना रही है। वही ख्वाहिश इस वक्त अपने चेहरे पर बिना कोई इमोशनल लिए बैठी हुई थी। अब उसकी आंखों से आंसू बहना बंद हो गए थे। वह इस वक्त सदमे में चली गई थी। उसे आसपास का कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी और वह था उसका भाई जो अभी अभी एम्बुलेंस में यहाँ से ले जाया गया था। वह एक तक खाली सड़क को देखने लगती है। जो लोग पहले सिद्धार्थ के घर पर मिट्टी का तेल डाल रहे थे, वह लोग जब ये देखते हैं तो काफी खुश हो जाते हैं, पर फिर भी उन्हें चैन नहीं मिलता तो जाकर वहां पर आग जला देते हैं, जिससे धीरे धीरे करके सिद्धार्थ का पूरा घर जलने लगता है। वही बाकी के लोग जो कि ख्वाहिश के आसपास खड़े थे, जब घर को जलता हुआ देखते हैं तो तुरंत ही वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं इन सब चीजों में उनका नाम ना आ जाए। वहीं कुछ लोग ख्वाहिश को खरी खोटी सुनाकर वहां से जाने लगते हैं, क्योंकि अब उनका बदला पूरा हो चुका था। जो लोग सिद्धार्थ से जलते थे वह लोग आज काफी खुश थे। वहीं कुछ लोग ख्वाहिश की ऐसी हालत को देखकर उस पर रहम कर रहे थे। इस वक्त सिद्धार्थ का घर आग की लपटों में जल रहा था। वह सिर्फ एक घर नहीं बल्कि सिद्धार्थ की खून पसीने की कमाई थी, जो उसने दिन रात एक करके कमाई थी, जिसमें सिद्धार्थ और ख्वाहिश का बचपन बसा था, जिसमें उनकी पूरी यादें बसी हुई थी। चाहे वह अच्छी हो या बुरी, उनका घर ऐसे जल रहा था मानो वह सिद्धार्थ और ख्वाहिश का हाल बयां कर रहा हो, जो उनके साथ साथ वह भी खत्म हो रहा हो। एपिसोड 19। ख्वाहिश जहां बैठी हुई थी वहां से थोड़े दूर 2 काले कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड यह नज़ारा देख रहे थे। उन्होंने जो कुछ भी यहाँ हुआ वह सब देखा था, साथ ही साथ उसे रिकॉर्ड करके कुणाल को भी भेज दिया था। उन्होंने कुणाल को कॉल करके बताने की कोशिश की थी कि सिद्धार्थ ने अपने आप को गोली मार ली है, पर पता नहीं क्यों आज पहली बार कुणाल उनका फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। इसलिए उन्होंने वीडियो के साथ साथ कुणाल को मैसेज कर दिया था, वरना बाद में कुणाल उन पर ही बरस पड़ता। वही जो बॉडीगार्ड पतला था वह अपने बगल में खड़े बॉडीगार्ड से कहता है, क्या हमें यहाँ से अब जाना चाहिए? अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। हमने बॉस को भी यह सब बताने की कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता कि अब बॉस को इस लड़की से कोई लेना देना होगा, इसलिए हम यहाँ से चलते हैं, वरना खामखा हम बारिश में फंस जाएंगे। वही दूसरा बॉडीगार्ड अपना सर ऊपर करके देखने लगता है जहाँ पर काले बादल गिर आए थे, साथ ही साथ अब तेज हवाएं भी चलना स्टार्ट हो गई थी और ख्वाहिश का घर ऐसी जगह पर बना हुआ था जहाँ पर आसपास सारा जंगली इलाका था। अगर किसी को यहाँ से जाना हो तो उसे जंगल में से होकर गुजरना होता था, और अब तो अंधेरा बनने लगा था। इसलिए वह बॉडीगार्ड कुछ सोचकर उस दुबले पतले बॉडीगार्ड से कहता है, तुम ठीक कर रहे हो, बॉस को तो सिर्फ इस लड़की के भाई से बदला लेना था और मुझे नहीं लगता कि वह अब बच पाएगा। और हमें तो सर ने कुछ कहा भी नहीं कि हमें कब तक यहाँ पर रहकर इन मैडम की जासूसी करनी है। अगर बॉस के लिए ये लड़की इम्पोर्टेंट होती तो वह कब का हमारा कॉल रिसीव कर चुके होते, और इसके चक्कर में हम क्यों अपनी जिंदगी खतरे में डालें? अगर बाढ़ आ गई तो खामखा लेने के देने पर जाएंगे। वही इतना कहकर दोनों बॉडीगार्ड वहां से निकल जाते हैं। वही ख्वाहिश इस वक्त सड़क पर ऐसे ही बैठी हुई थी। अब जोरों से बारिश होना भी स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से बारिश का पानी ख्वाहिश के चेहरे से होते हुए सीधा नीचे सड़क पर पड़े खून को अपने साथ बहाकर ले जा रहा था। अब धीरे धीरे करके सारा खून पानी के साथ मिलकर कहीं दूर जा रहा था। कुछ ही देर में वहां पर सब पानी पानी हो जाता है, न ही वहां पर कोई खून रहता है और न ही कोई निशान। वही कब से जो घर जल रहा था अब उसमें आग की लपटें शांत होने लगी थी, उसमें से धुआं निकालने लगा था। ये सब बहुत भयानक और डरावना लग रहा था। आसपास के सारे लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद करके अंदर आराम से बैठे हुए थे और बाहर ख्वाहिश इस वक्त बेजान सी सड़क पर बैठी हुई कभी अपने घर को देखती तो कभी जहां पर एम्बुलेंस गई थी उस तरफ देखती। इस वक्त उसे कोई होश नहीं था। उसे मन ही मन यही लग रहा था, काश ये सपना हो और जब वह जागे तो सब कुछ ठीक हो जाए, पर ऐसा नहीं था। यह एक कड़वी सच्चाई थी जो ख्वाहिश को अंदर से तोड़े जा रही थी।
क्योंकि ख्वाहिश अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। उसका उसके भाई के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई हो। इस वक्त वह वैसे ही सड़क पर बैठे हुए खाली सड़क को देख रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई इमोशन नहीं था। उसकी आंखों में अब आंसू सूख चुके थे, जिसकी वजह से उसे देखकर ये लग रहा था वह कोई जिंदा लाश हो, क्योंकि कब से ख्वाहिश बारिश में भीग रही थी, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर हल्का हल्का कांपने लगा था। उसकी आंखें रोने की वजह से बिल्कुल लाल हो गई थी, पर इस वक्त उसमें एक भी आंसू नहीं था। उसकी हेजल ब्राउन आंखें, जो कि हमेशा इमोशन से भरी होती थी, आज उसकी आंखें ऐसी लग रही थी मानो उसमें काला अंधेर छा गया हो जो किसी को भी अपने अंदर समा ले। वही ख्वाहिश लगभग 2 घंटे से ऐसे ही बारिश में भीग रही थी। उसका जलता हुआ घर भी कब का शमशान घाट बन चुका था। वही ख्वाहिश बिना पलके झपकाए तुरंत ही अपनी जगह से धीरे धीरे खड़ी होती है और जी और एम्बुलेंस गई थी उस सड़क पर चलने लगती है। इस वक्त उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। अब अंधेरा काफी हो गया था, जिसकी वजह से माहौल काफी भयानक लग रहा था। साथ ही वहां पर कुछ ही दूरी पर एक बड़ी सी नदी बहती थी, जिससे पानी बहने की आवाज यहां तक आ रही थी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि सुनकर ही पता लगाया जा सकता था कि उसमें कितनी तेजी से पानी बह रहा होगा, क्योंकि देहरादून में पिछले 1 हफ्ते में काफी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से आसपास के इलाके में बाढ़ आई हुई थी। वहां की गवर्नमेंट ने वहां पर रहने वाले लोगों को भी नदी के आसपास न जाने की हिदायत दी थी। उस नदी पर बहुत बड़ा ब्रिज बना हुआ था जो कि इस जगह को शहर के साथ जोड़ता था, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोग इस ब्रिज से होते हुए शहर की ओर जाते थे। वही ख्वाहिश अपने कदम खाली सड़क पर आगे बढ़ा देती है। इस वक्त वह ऐसे चल रही थी मानो उसके अंदर जान ही ना बची हो। उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसे थे। अगर इतनी रात में उसे कोई ऐसे टहलता देखे तो उसे देखकर डर जाए। वही अब सड़क पर जगह जगह पानी भर गया था। साथ ही साथ आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे मानो वह ख्वाहिश का दर्द बयां कर रहे हो। इस वक्त हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो कोई तूफान आया हो, जिसकी वजह से सड़क के किनारे पर लगे हुए पेड़ों की टहनियां टूटकर सड़क पर पड़ी हुई थी। वही ख्वाहिशों सड़क पर जा रही थी कि अचानक से एक ब्लैक कलर की वन वहां उसके आगे आकर रुकती है, जिसमें से 4 से 5 गंदे दिखने वाले गुंडे जैसे आदमी नीचे उतरते हैं और ख्वाहिश को देखकर एक दूसरे से बातें करते हुए हंसने लगते हैं। वही ख्वाहिश को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, वही यूं ही आगे बढ़ती रहती है। वही जब वह गुंडे ख्वाहिश को वहां से जाता हुआ देखते हैं तो तुरंत ही दौड़कर उसके आगे चले जाते हैं। उनमें से एक गुंडा, जो कि दिखने में काफी मोटा था, वह अपने बाकी सारे साथियों से गंदी हंसी हंसते हुए कहता है, अरे उस बुढ़े ने तो कहा था कि एक लड़की है, पर ये तो किसी अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर है। अगर इसको हमने दुबई के मार्केट में बेचा तो हमें काफी सारा पैसा मिल सकता है। इतना कहकर वह मोटा गुंडा ख्वाहिश का हाथ पकड़ लेता है। जब वह गुंडे इस मोटे आदमी की बात सुनते हैं तो उनमें से एक गुंडा उस मोटे आदमी से कहता है, क्या भाई आप हमेशा ही पैसे की बात करते रहते हैं? इसे जरा गौर से देखिए, ये कितनी खूबसूरत है, क्यों ना इसके साथ मुझे किए जाए। वही बाकी गुंडे जो उसके साथ खड़े थे उनकी आंखों में चमक आ जाती है और वह कहते हैं, भाई हाँ, ये सही कह रहा है, क्यों ना पहले इसको अच्छे से ट्रेन किया जाए ताकि आगे जाकर वह अच्छा परफॉर्म कर सके। वही इतना कहकर सारे गुंडे हंसने लगते हैं। वही जो मोटा काला गुंडा ख्वाहिश का हाथ पकड़ कर खड़ा था वह तुरंत ही ख्वाहिश को अपने साथ खींचकर उसे वन के पास ले जाने लगता है। वही ख्वाहिश उन गुंडों को अपनी सूनी आंखों से देख रही थी। वह तुरंत ही उस गुंडे से कहती है, अंकल मुझे छोड़ो वरना मेरा भाई आपको छोड़ेगा नहीं, अगर उसे पता चला तो आपको भगा भगा कर मारेगा। इतना कहकर ख्वाहिश उस गुंडे से अपना हाथ छुड़ाने लगती है। वही जिस काले मोटे गुंडे ने ख्वाहिश का हाथ पकड़ कर रखा था उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि यह लड़की उसे अंकल बोल रही थी और साथ ही साथ धमका भी रही थी, जिससे वह गुंडा गुस्सा होकर जोर से ख्वाहिश के चेहरे पर एक तमाचा झड़ देता है, जिससे ख्वाहिश तुरंत ही सड़क पर गिर जाती है। उसका चेहरा इस वक्त उसके बालों से ढका हुआ था। उसके बाल भीगे होने की वजह से उसकी गर्दन और चेहरे पर चिपक से गए थे। जब उसे थप्पड़ लगता है तो वह होश में आ जाती है। उसे एक एक करके सारी बातें याद आने लगती है, जिससे उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। जब वह अपना सर ऊपर करके उन गुंडों को देखती है तो वह घबरा जाती है। इस वक्त ख्वाहिश के होठों के कोनों से खून आ रहा था, क्योंकि चाटा इतना जोर से मारा था कि उसका पूरा जबड़ा हिल गया था। साथ ही साथ उसके गार पर 5 उंगलियों के निशान छप चुके थे। वही बाकी के गुंडे जब देखते हैं कि उसके गालों पर चोट लगी है और होठों से खून निकल रहा है तो तुरंत ही उस काले मोटे आदमी से कहते हैं, अरे यार तुम ये क्या कर रहे हो? अगर इस चांद पर दाग पड़ गया तो हमारा ही नुकसान होगा। तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो, और तुम्हें अंकल नहीं कहेगी तो क्या कहेगी? कभी तुमने अपने आप को आईने में देखा है?
वही जब काला गुंडा ये सुनता है तो दूसरे गुंडों को गुस्से से घूरने लगता है। वही ख्वाहिश इसी मौके का फायदा उठाकर वहां से खड़ी होकर भागने लगती है। ख्वाहिश को मौत से डर नहीं लगता था, क्योंकि अब वो ये जिंदगी नहीं जीना चाहती थी, पर वह इन जैसे दरिंदों के हाथ भी नहीं लगना चाहती थी। अगर उसके लिए उसे अपनी जान देनी पड़ी तो वह दे देंगी, पर कभी भी इन जैसे लोगों के हाथ नहीं लगेगी। इस वक्त ख्वाहिश तेज बारिश में सड़क पर भाग रही थी। वही वह गुंडे ख्वाहिश को सड़क पर भागता हुआ देखते हैं तो तुरंत ही अपनी वन में बैठ जाते हैं और ख्वाहिश के पीछे अपनी वन तेज रफ्तार से बढ़ा देते हैं। ख्वाहिश बहुत तेज भाग रही थी, क्योंकि वह इन दरिंदों के हाथ नहीं लगना चाहती थी। वहीं इस वक्त तेज हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से सड़क के किनारे पर लगे हुए पेड़ कभी यहाँ तो कभी वहाँ झूल रहे थे। वही वो गुंडे अपनी वन की स्पीड बढ़ाकर ख्वाहिश के नज़दीक पहुंचने ही वाले थे कि अचानक से एक बड़ा सा पेड़ नीचे गिरकर पूरी सड़क को ब्लॉक कर देता है। वही जो गुंडा उस वन को चला रहा था तुरंत ही स्टीयरिंग व्हील को घुमा देता है, जिसकी वजह से वह वन सीधा सड़क से नीचे उतर जाती है और जाकर एक पेड़ से टकराती है, जिसकी वजह से सारे गुंडे घबरा जाते हैं, क्योंकि वह काफी डर गए थे पर उन्हें एक भी चोट नहीं आई थी। वही सारे गुंडे एक एक करके वन से बाहर निकलने लगते हैं। जब वह बाहर निकल कर देखते हैं तो वन में से धुआं निकल रहा था, क्योंकि वहां काफी पुरानी थी। वही वह मोटा गुंडा तुरंत ही कहता है, अरे यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी से उस लड़की के पीछे जाओ वरना कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। तुम्हें पता है ना इसके चाचाजी ने हमसे कितने पैसे लिए हैं इस लड़की के बदले, इसलिए जाकर उसे पकड़ो, हम उससे पाई पाई का हिसाब लेंगे। वह गुंडे तुरंत ही अपना सर हाँ में हिलाकर ख्वाहिश के पीछे जाने लगते हैं, क्योंकि इन गुंडों को यहाँ पर ख्वाहिश के चाचाजी ने भेजा था। वह चाहते थे कि यह गुंडे ख्वाहिश को अच्छे दाम में बेच दे, जिससे उनका भी कुछ फायदा हो। ख्वाहिश के चाचाजी को पहले से ही जुआ खेलने की आदत थी, जिसकी वजह से उनका काफी कर्जा हो गया था और उस कर्ज को चुकाने के लिए वह ख्वाहिश को बलि का बकरा बना रहे थे। वही ख्वाहिश ज्यादा दूर नहीं गई थी। वह भागते भागते इस वक्त ब्रिज के पास पहुंच गई थी। रात काफी होने की वजह से वहां पर कोई भी पहरेदार नहीं था। यहाँ पर जो पहरेदार रहता था उनके लिए अलग से क्वार्टर बने हुए थे, जो कि ब्रिज के नज़दीक ही थे, जिसकी वजह से पहरेदार वहां पर चला गया था, क्योंकि इतने तूफान में वह बाहर नहीं रह सकते थे। वही ब्रिज के पास ही रेड अलर्ट का बोर्ड लगा हुआ था। पानी इस वक्त ब्रिज के ऊपर से जा रहा था, क्योंकि बाढ़ इतनी ज्यादा आई थी कि पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। वही इस वक्त यह नज़ारा काफी भयानक था, क्योंकि यह नदी काफी गहरी और चौड़ी थी, जिसकी वजह से उस पर बना हुआ ब्रिज काफी लंबा था। वही ख्वाहिश को इतनी ज्यादा बाढ़ देखकर चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में कभी उसने ऐसी भयानक बाढ़ नहीं देखी थी। जब कुछ देर पहले वह यहाँ से निकली थी तब बाढ़ ज्यादा ना होने की वजह से पानी पुल के नीचे से बह रहा था, पर कुछ ही घंटों में पानी का बहाव इतना तेज हो गया था कि अब पानी पुल के ऊपर से बहने लगा था। वही यह नज़ारा काफी भयानक था, क्योंकि दूर दूर तक सभी जगह पर पानी ही पानी दिख रहा था। नदी दोनों किनारों से बह रही थी। वहां पर आसपास जितने भी गांव थे उन सबको रेड अलर्ट दिया गया था, जिससे उनके घर बाढ़ में बह गए थे। वही ख्वाहिश वहां पर खड़ी हुई पानी से गिरे हुए ब्रिज को देखने लगती है। यह नदी काफी चौड़ी थी, जिससे उसे पर बना हुआ ब्रिज काफी लंबा था और उसे ब्रिज के किनारों पर बड़ी बड़ी लोहे की रेलिंग लगी हुई थी, जिससे कोई भी व्हीकल ब्रिज से नीचे ना गिर पे। वही इस वक्त वह लोहे की रेलिंग भी पानी के अंदर आधी डूब चुकी थी। वही ख्वाहिश इस भयानक मंजर को देख ही रही थी और सोच ही रही थी कि वह अब यहाँ से कैसे आगे जाए और अपने भाई से मिले। उसे अचानक से पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वह तुरंत ही अपना सर घुमाकर पीछे देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। एपिसोड 20। ख्वाहिश जब पीछे मुड़कर देखती है तो वह घबराहट के मारे कांपने लगती है, क्योंकि उसके पीछे पीछे सारे गुंडे यहाँ तक आ गए थे। वह ख्वाहिश से कुछ ही दूरी पर थे। वो सारे गुंडे अपने चेहरे पर एक गंदी सी मुस्कान लिए ख्वाहिश को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई भी अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर इस ब्रिज को पार नहीं करेगा। वही ख्वाहिश जब उन गुंडों को देखती है तो तुरंत ही अपने कदम आगे बढ़ा देती है और उस ब्रिज की रेलिंग पकड़कर आगे की ओर जाने लगती है। इस वक्त उसने अपने हाथों से रेलिंग को कस के पकड़ा हुआ था, क्योंकि नीचे पानी बहुत ही तेजी से बह रहा था। अभी तो वह किनारे पर थी, इसलिए उसे ज्यादा फोर्स महसूस नहीं हो रहा था, पर वह जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी उसे अपने पैर खींचते हुए महसूस हो रहे थे, फिर भी वो आगे चलती रहती है। वही जो गुंडे पहले ख्वाहिश को देखकर जोर जोर से हंस रहे थे, वह देखते हैं कि यह पागल लड़की इतनी बाढ़ में इस ब्रिज पर आगे बढ़ रही है तो उनके चेहरे पर से मुस्कान गायब हो जाती है। वहां खड़े उन गुंडों में से एक गुंडा ख्वाहिश को देखते हुए कहता है, अरे पागल लड़की, अगर ज्यादा आगे गई तो तुम अपने भाई के पास पहुंच जाओगी। वही ख्वाहिश जो कि ब्रिज की रेलिंग पढ़कर आगे बढ़ रही थी, जब ये सुनती है तो वह रुक जाती है। इस वक्त ख्वाहिश ठंड के मारे कांप रही थी।
वह इस वक्त ब्रिज के ऊपर काफी आगे आ चुकी थी, जिसकी वजह से उसके पैरों के नीचे पानी का बहाव बढ़ता ही जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था अगर उसने रेलिंग छोड़ी तो वह पानी के साथ बह जाएगी। ख्वाहिश के पैर भी अब उसके कंट्रोल में नहीं थे। उसने वहां खड़े रहने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और साथ ही साथ रेलिंग को भी काफी कसकर पकड़ा हुआ था। वही जो काला मोटा गुंडा था वह अपने कदम आगे ब्रिज के ऊपर बढ़ा देता है और रेलिंग को पकड़ते हुए ख्वाहिश के पास जाते हुए ख्वाहिश से कहता है, चल अब नाटक मत कर, देख मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। अगर तू चाहे तो मैं तुझसे शादी कर सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारा भाई के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर तू चिंता मत कर, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। वही ख्वाहिश जो कि ब्रिज पर आगे आगे बढ़ रही थी, वह उस आदमी की बात सुनती है तो तुरंत ही वहां पर रुक जाती है, क्योंकि वह सोच रही थी कि इस आदमी को उसके भाई के बारे में कैसे पता। वह तुरंत ही अपनी पकड़ रेलिंग पर करते हुए पीछे मुड़कर उस गुंडे को देखने लगती है और अपनी कपकपाती हुई आवाज में उस काले गुंडे से कहती है, तुम मेरे भाई को कैसे जानते हो? वही काला गुंडा जो कि ख्वाहिश से कुछ ही दूरी पर था, वह ख्वाहिश को देखते हुए कहता है, तुम्हारे भाई को कौन नहीं जानता, उसने तो साला हम सब के नाक में दम करके रखा था। अच्छा हुआ वह मर गया, वरना एक दिन हमारे हाथों से मारा जाता। वही इतना कहकर वह ख्वाहिश के पास जाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वही ख्वाहिश अपने कदम पीछे लेते हुए रेलिंग को बहुत ही कसकर पकड़कर उस गुंडे से कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो ना, मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता, मुझे पता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। वही वह गुंडा जो ख्वाहिश के पास जा रहा था, वह अपने दांत पीसते हुए कहता है, अरे पागल लड़की, जल्दी से यहाँ आ जाओ वरना बाढ़ के साथ बह जाएगी और अपने भाई के पास चली जाएगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हारे अंकल ने खुद मुझसे पैसे लेकर तुम्हें मुझको बेचा है। तुम ही कहो, तुम्हारे भाई के रहते उस बुरे की इतनी औकात है जो तुम्हें कुछ कर भी सके? उस बुरे ने मुझसे तुम्हारे बदले में 5 लाख लिए हैं और उसने ये भी कहा है कि मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिद्धार्थ अब मर चुका है और तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। वही ख्वाहिश जब ये सुनती है तो अपनी नज़रें नीचे करके नीचे बह रहे पानी को देखने लगती है। वह इस वक्त क्या सोच रही थी वह उसे भी नहीं पता था। ख्वाहिश का चेहरा इस वक्त पूरा पानी से भीगा हुआ था। उसके बदन से पानी की बूंदें फिसलते हुए नदी में बह रही थी। अभी भी बारिश तेज होने की वजह से हर तरफ का माहौल काफी डरावना लग रहा था। अंधेरे की वजह से पानी चांद की रोशनी में सफेद दूध की तरह चमक रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे करके उसकी पूरी ताकत कम हो रही है। उसे अपने पैर लड़खड़ाते हुए महसूस हो रहे थे। ख्वाहिश ठंड के मारे कांप रही थी। ज्यादा देर भीगने की वजह से उसके अंदर अब ज्यादा ताकत नहीं बची थी। फिर भी वह जैसे तैसे करके अपने भाई के पास जाना चाहती थी, पर जब उसने उन गुंडों से यह सुना कि उसका भाई मर चुका है तो उसे उन पर यकीन नहीं हो रहा था। वही वो नीचे ही देख रही थी कि अचानक से आसमान में तेज आवाज होने लगती है, जैसे कि कोई तूफान आने वाला हो। वही सारे गुंडे जो कि वहां पर खड़े थे वह अपनी नजरें ऊपर करके आसमान को देखने लगते हैं। अंधेरे के बीच 3 से 4 चोपर पूरे नदी का चक्कर लगा रहे थे। उन्हें देखकर ये लग रहा था मानो वह किसी को ढूंढ रहे हो, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े लाइटिंग फॉक्स थे जो कि नीचे की ओर पड़ रहे थे, जिससे जगह जगह रोशनी दिख रही। वही सारे गुंडे अपना सर ऊपर करके मुंह खोले आसमान में देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में चौपर नहीं देखा था। उन्होंने सिर्फ फिल्मों में ही इसे देखा था। वही अचानक से सारी लाइट उनके ऊपर आ जाती है और एक एक करके सारे गुंडों की दर्द भरी आवाज शांत माहौल में गूंज जाती है, क्योंकि चोपर में जो इंसान थे वह अपनी मशीन गन से उन्हें बहुत बेरहमी से भून रहे थे। वही जो काला गुंडा ख्वाहिश से कुछ ही दूरी पर था। जब वह देखता है कि उसके सारे लोग इस वक्त जमीन पर पड़े हुए तड़प रहे हैं तो वह घबरा जाता है। वही सारे चोपर एक एक करके नदी के किनारे पर ब्रिज के पास ही बने गार्डन में एक एक करके उतरने लगते हैं। वहीं उनमें से ब्लैक कपड़े पहने हुए कई सारे कमांडो अपने हाथ में मशीन गन लिए उतरने लगते हैं। वही काला गुंडा ये देखता है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं। इस वक्त बारिश होने के कारण उसका पसीना और पानी एक जैसे लग रहे थे। बारिश ज्यादा होने के कारण उसकी आंखें भी सही से खुल नहीं पा रही थी। वह गुंडा अपनी घबराई नजरों से सामने से आ रहे सभी लोगों को देखने लगता है। वही वो उनको देख ही रहा था कि अचानक से एक गोली आकर उसके सर के बीचों बीच लगकर आर पार हो जाती है, जिससे कुछ ही दूरी पर खड़ी ख्वाहिश चेहरे पर खून के छींटे उड़कर गिरते हैं। वही ख्वाहिश जो कि इस वक्त रेलिंग पड़कर बेसुध सी कुछ सोच रही थी, जब वो गन शॉट की आवाज सुनती है तो वह अपनी नजरें ऊपर करके थोड़ी दूर पर आ रहे इंसानों को देखने लगती है। अंधेरा काफी होने की वजह से ख्वाहिश आ रहे लोगों को पहचान नहीं पा रही थी। उसे काली परछाई ही दिख रही थी जो कि दिखने में काफी बड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई सेना चलकर उसके पास आ रही हो।
वही एक लंबा चौड़ा आदमी जिसने एक लॉन्ग ओवरकोट पहना हुआ था, वह उनके बीच में से दौड़ते हुए ख्वाहिश के पास आने के लिए गार्डन एरिया में से भागते हुए ब्रिज की ओर आ रहा था। वही उसके पीछे पीछे उसके कमांडो भी उसे फॉलो कर रहे थे। वही ख्वाहिश को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह मन ही मन बहुत उदास थी, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। अब वह जीकर क्या करेगी, इसलिए वह धीरे धीरे करके मुस्कुराते हुए अपने हाथ रेलिंग से हटाने लगती है और अपने कदम आगे लेकर जाने लगती है। वह जा ही रही थी कि उसे किसी की तेज आवाज सुनाई देती है। ख्वाहिश ख्वाहिश इस आवाज को पहचानती थी, इसलिए वह पीछे मुड़कर नहीं देखती, बस कुछ सोचकर तुरंत ही अपने हाथ रेलिंग से हटा देती है और खुद ब खुद पानी में कूद जाती है, जिसकी वजह से कुछ ही देर में वह पानी के बहाव के साथ कहीं गायब हो जाती है। वही जो आदमी ख्वाहिश को पुकार रहा था, वह तुरंत ही भागते हुए ब्रिज के ऊपर दौड़ने लगता है। इस वक्त वह किनारे पर था, जिसकी वजह से वहां पर पानी का बहाव ज्यादा नहीं था। वही उसके साथ आए हुए कमांडो जब उसे ब्रिज के ऊपर जाता हुआ देखते हैं तो तुरंत ही भागते हुए उस आदमी को पकड़ लेते हैं और उससे माफी मांगते हुए कहते हैं, बॉस हमें माफ कर दीजिए, पर हम आपको वहां नहीं जाने दे सकते। अगर आपको कुछ हो गया तो हम आपकी फैमिली को क्या जवाब देंगे। वही वह आदमी उनसे छूटने के लिए उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। जब कमांडो उसे हैंडल नहीं कर पाते तो तुरंत ही उसकी गर्दन की एक नस दबा देते हैं, जिससे वह कुछ ही देर में बेहोश हो जाता है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।